आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से पिछले 10 माह के तवील वक्फे के बाद तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारे कल यानी पीर के रोज से दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी से 9वीं और उससे ऊपर की जमातों को कल से खोला जा रहा है। कोविड-19 के सिलसिले में दी गई एहतियाती तदाबीर पर इंतजामिया को अमल पैरा होना पड़ेगा। तालीमी इदारों ने तुलबा में समाजी फासले को यकीनी बनाने के इंतजाम कर लिए हैं। हर तालिब इल्म के दरमियान 6 फीट का फासला रहेगा और एक क्लासरूम में 20 से ज़्यादा तुलबा नहीं होंगे। वो तुलबा जो वालिदैन की इजाज़त से स्कूल को आना चाहते हैं और घर पर ही पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उसकी इजाज़त दी जाएगी, और जो तुलबा स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने वालिदैन की जानिब से इजाज़तनामा लाना होगा। तालीमी इदारे थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर का एक हिस्सा है। सरकारी स्कूल्स में हाजिर होने वाले तुलबा को कोविड-19 एहतियाती प्रोटोकॉल के मुताबिक दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज हुआ। तेलंगाना के 33 अजला में खुराक दी गई। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम होगा। हैदराबाद में 3 फरवरी तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तेलंगाना में जुमला 38,31,907 5 साल से कम उम्र के बच्चों को एक खुराक दी जा रही है, जिसके लिए 23,331 मराकज़ बनाए गए हैं। हैदराबाद के शामीरपेट PSC में पल्स पोलियो खुराक पिलाने के इंतजाम का मायना वुजरा ईटला राजेंद्र मल्लारेड्डी ने किया। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने कहा कि 877 मोबाइल टीम्स के जरिए पोलियो खुराक की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की तकमील के फौरी बाद कोरोना टीका देने के अमल का आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया के नुमाइंदों को टीका देने की मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है। महबूबाबाद जिले में रियासती वजीर सत्यवती राठौर, कंदुपुर में रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और इस प्रोग्राम का आगाज किया। मंचिरियाल जिला अस्पताल में रुकन असेंबली दयाकर राव, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीरज ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। आंध्र प्रदेश के 13 अजला में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तिरुमला में 25 मराकज़ में ये दवा बच्चों को दी जा रही है। मैडम इधर का అంత కొట్టేసింది నేను వెరీ గుడ్ గుడ్ బాయ్ ఆను ఆను చాక్లెట్ వేస్తుంది నోట్లా ఇంకొక వైపు ఇస్తే మీకు సంతోషంగా తెలియజేస్తాము. ఆ హక్కు కూడా మన దగ్గరనే ఉంది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యాక్సిన్
ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటిది ఇండికేట్ చేస్తున్నది కాబట్టి మనం వాళ్ళ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళ సిస్టమ్ ప్రకారంగా వాళ్ళ ఆదేశాల ప్రకారంగా వాళ్ళు సప్లై చేసే వ్యాక్సిన్ని ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి మన డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసి అందరికి కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ దాదాపు 70-85% మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసినటువంటి వైద్య సిబ్బంది కూడా ఇవాళ మొదలు పెట్టుకొని దాదాపు కంప్లీట్ దశకు వస్తూ ఉంది. ఆ తదుపరి మనకి 50 సంవత్సరాల పైబడి ఉన్న వాళ్లకు, రకరకాల జబ్బులతో బాధపడే వాళ్లకు వాళ్ళు वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 73वें एडिशन में हैदराबाद की बोयनपल्ली सब्जी मार्केट की सताइश की, जो बची हुई सब्जियों से बिजली की तैयारी करते हुए आमदनी बना रही है। मोदी ने कहा कि बोयनपल्ली सब्जी मंडी का कचरा अब दौलत में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि सब्जी मंडी में सब्जियां मुख्तलिफ गैर सेहतमंदाना माहौल के फैलने की कई वजूहात की वजह से सड़ रही हैं। ताहम हैदराबाद की इस बोयनपल्ली सब्जी मार्केट के ताजिरों ने इस सड़ी हुई सब्जी से बिजली की पैदावार का फैसला किया। ये इख्तराअत की ताकत है। इस मार्केट का कचरा अब दौलत में तब्दील हो गया। ये कचरे को सोने में बदलने का सफ़र है। यहाँ से हर दिन एक प्लांट में तकरीबन 10 टन कचरा निकाला जा रहा है। 30 किलो बायोफ्यूल के अलावा रोजाना तकरीबन 500 यूनिट बिजली की पैदावार हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सड़ी हुई सब्जी से पैदा की जाने वाली बिजली से मंडी को रोशन किया जा रहा है और बायोफ्यूल के इस्तेमाल मंडी के कैंटीन में पकवान के लिए किया जा रहा है। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियों में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर उधर फैलती है, गंदगी भी फैलाती है। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है ना कमाल का प्रयास। ऐसा ही एक कमाल हरियाणा के पंचकुला की बड़ौद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव तेलंगाना के मुलाजिमीन हुकूमत के रवैये से परेशान है। हुकूमत कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। आज यानी 31 जनवरी तक तमाम महकमे जात में तरक्की का अमल मुकम्मल करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तेजी से सरगर्मियां शुरू की गई थी। लेकिन अब तक सिर्फ 2 महकमे सेहत और एनिमल हस्बेंड्री में तरक्की का अमल मुकम्मल हुआ है और रेवेन्यू में जज्वी तौर पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि हुकूमत के 34 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उनमें तरक्की का अमल मुकम्मल कब होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसके अलावा संक्रांति के मौके पर पीआरसी के ऐलान की तवक्को थी, लेकिन पीआरसी रिपोर्ट की फिटमेंट की सिफारिश के बाद मुलाजिमीन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तनख्वाहों में इजाफे को लेकर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़यादत में सैरुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने बिलाखिर मुलाजिमीन तंजीमों के साथ बातचीत का अमल तो मुकम्मल कर लिया, उसके बावजूद भी मसले पर तजस्सुस बरकरार है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को पेश किए जाने के बाद वज़ीर आला का क़तई फैसला होगा कि मुलाजिमीन को कितना फिटमेंट दिया जाए। काबीनी इजलास में इस पर फैसला लिया जाएगा।
अब रही बात 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की, तो उसका नंबर बाद में आएगा। जब तक तरक्की का अमल मुकम्मल नहीं होगा, उस पर पेशरफ्त होना मुश्किल है। नायब सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन आतिफ रशीद ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जारी बदउनवानियों के खात्मे के लिए CBI तहकीकात के लिए मरकज़ को मकतूब रवाना करे। इसके अलावा रियासती हुकूमत वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम्स की अमलावरी के लिए अजला में ज़िले सतह की कमेटियों का फौरी क़याम में अमल में लाए। आतिफ रशीद ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में अक़लियतों के तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए कसीर रुक़ूमात जारी की हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना के बाज़ अजला में अक़ामती स्कूलों का प्रोजेक्ट पुरसुकून अंदाज में जारी है। ये मुझे पुराने माइनॉरिटीज कमीशन ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है। मुझे अल्पसंख्यक आयोग ने यहाँ दौरा करा और मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन मिला है। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल को डायरेक्शन जरूर दूंगा कि यहाँ पर यदि भ्रष्टाचार के कोई सबूत मिलते हैं पहले अपने लेवल पर इंक्वायरी करी जाए, और यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में इनमें दम है तो इसमें CBI इंक्वायरी जरूर सेटअप होनी चाहिए। आतिफ साहब देखिए मैं यूसुफ भाई एक मिनट प्लीज एक मिनट कंक्लूड करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए ना, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताइए ना, व्हाट इज योर क्वेश्चन यही है कि मेरा डिजिटलाइज के लिए हाँ। जितनी प्रॉपर्टी जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है उसको बहुत ही जल्दी, यहाँ अधिकार आपके साथ बैठे, बहुत ही जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और देखिए सेकेंड जो मेरा है, यहाँ की जो तेलंगाना गवर्नमेंट का है वो आज भी किराएदार पे डिजिटलाइज मशीन से नहीं बल्कि जो है रिसीप्ट पे किराया लेती है, जिसमें बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है, हो रहा है। इसको भी यहाँ तक के देखिए आप मांगने वाला भी डिजिटलाइज मशीन से मांगता है, लेकिन आज तक 72 साल हो गए। यूसुफ भाई मैं आपकी बात समझ गया, मैं बुलेट पॉइंट बता देता हूँ। बिल्कुल। जियो मैपिंग, जियो टैगिंग जी और GPS मैपिंग जी और वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन, इसके लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, 100% पैसे दे रही है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको यथाशीघ्र कंप्लीट करे। हम डायरेक्शन देते हैं कि यथाशीघ्र तेलंगाना सरकार इसमें इंटरफेयर करे और इसको करे। दूसरे सुन लीजिए ना, अब आप माइक छोड़ दीजिए, बस मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। दूसरे, वक्फ प्रॉपर्टीज पर इलीगल एनक्रोचमेंट यदि यहां पर बढ़ रहा है, 3000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज पर इलीगल कब्जा है, तुरंत उन पर FIR दर्ज होकर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यह हमारी मांग है। तीसरे, यहां आप प्रोमिनेंट मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन में हमको ये बात जानकारी में आई है कि यहां पर हमसे बहुत सारे लोगों ने ये आग्रह करा है कि वक्फ बोर्ड में तेलंगाना में फैले हुए पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम दिल्ली जाकर इस पर विचार करेंगे, जरूर रिकमेंड करेंगे यदि हमें आवश्यकता लगेगी। चौथी बात, वक्फ संपत्तियों को लेकर ये मुझे पुराने माइनॉरिटीज कमीशन ने क्या कहा क्या नहीं कहा। TRS रुकन असेंबली C धर्मा रेड्डी की जानिब से राम मंदिर के लिए जमा किए जाने वाले चंदे की तफसीलात पूछने पर आज बरहम BJP के कारकुनों ने जिले वरंगल के हनमकुंडा में वाक़ रुकन असेंबली की क़यामगाह पर पथराव किया और अंडे बरसाए, जिसके नतीजे में लॉन में रखे गए फर्नीचर को नुकसान पहुंचा और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के परकाल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले TRS रुकन असेंबली C धर्मा रेड्डी ने आज दिन में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तेलंगाना में BJP के कायदीन राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम के रुतबे को BJP खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ BJP से वाबस्ता अफरादी हिंदू नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर BJP कायदीन और कारकुन चंदा वसूल कर रहे हैं, जिसका कोई जवाबदा नहीं है। मंदिर के नाम पर जो रकम वसूल की जा रही है वो कहां जा रही है, उन्होंने उसके हिसाबात पेश करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में ही 1000 करोड़ की रकम वसूल की जाती है, तो मुल्क की 29 रियासतों से जमा होने वाले 29,000 करोड़ की रकम किस मसरफ में इस्तेमाल की जाएगी। रुकन असेंबली ने BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुजरात में नर्मदा नदी के साहिल पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए सरदार पटेल का मुजस्समा तामीर करने वाली BJP के कायदीन आया अयोध्या में राम की मंदिर तामीर नहीं कर सकते। रुकन असेंबली के इस रिमार्क और BJP पर की गई तनकीदों के
चंद घंटों बाद ही बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने हनमकुंडा में वाक़ धर्मारेड्डी की क़यामगाह पर पथराव किया और अंडे फेंके, जिसके नतीजे में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। एहतजाजी कारकुन रुकन असम्बली की क़यामगाह तक पहुंच गए थे। जवाब में टीआरएस के कारकुन और रुकन असम्बली के हामी भी वहां पहुंच गए। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या भी पेश आया। बादअज़ां रुकन काउंसिल कडियम श्रीहरि ने धर्मारेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से क़यामगाह पर किए गए हमले की मजम्मत की। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने परकाल के रुकन असम्बली सी धर्मारेड्डी की क़यामगाह पर बीजेपी के कारकुनों के हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने सहाफ़त के लिए जारी एक बयान में कहा कि जमहूरियत में इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपने मौक़िफ़ से अवाम को मुतमईन ना करने की सलाहियत रखने वाले बीजेपी दीगर जमातों पर हमला करते हुए अपने मौक़िफ़ को अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस हरकत की तमाम सेकुलर पसंद अफराद को मजम्मत करने की ज़रूरत है। इससे क़ब्ल भी बीजेपी ने इस तरह की हमलों की कोशिश की थी। केटीआर ने कहा कि सियासत में तनकीदों की तमाम हदों को पार करते हुए अब बीजेपी बार बार हमलों की सियासत शुरू कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी हमेशा इक़्तिदार पर मबनी सियासत पर यकीन रखती है। टीआरएस पार्टी के कैडर और हर एक कारकुन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और हमारी ताकत क्या है, बीजेपी के कायदीन को ये बात जहन नशीन करनी चाहिए। टीआरएस पार्टी के कारकुनों का सब्र अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐसी सूरत में बीजेपी के कायदीन और कारकुन बाहर घूमने फिरने के मौक़िफ़ में नहीं रहेंगे। केटीआर ने कहा कि ये बात बीजेपी के लोगों को जहन नशीन करनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि बीजेपी के हमलों का जवाब देने की टीआरएस पार्टी में ताकत है और उन्होंने इंतबाह दिया कि हमारे सब्र की भी एक हद होती है, मज़ीद इसका इम्तिहान ना लिया जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,32,19,580 हो गई, जबकि इस मूजी वायरस से अब तक 22,31,233 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,07,46,183 हो गया, जबकि 1,54,274 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,94,469 हो गई है और 1,599 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 163 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 2,240 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में अगले 3 दिन तक कोविड वैक्सीन के टीके नहीं दिए जाएंगे। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि पोलियो खुराक प्रोग्राम की वजह से 3 दिन तक कोविड वैक्सीन को रोक दिया गया। 3 फरवरी से दोबारा उसका आगाज होगा और मुसलसिल 3 रोज 3, 4 और 5 फरवरी को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में 57% हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी सतह पर 64% और खानगी सतह पर 37% हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि टीका लेने के बाद जिनकी हालत मामूली तौर पर मुतासिर हुई है वो अब बिल्कुल सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि मंचिरियाल जिले में हेल्थ वर्कर की मौत कोरोना के टीके की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत सांस लेने में तकलीफ और कल्ब पर हमले के बायस हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना का टीका लेने के 10 दिन बाद आंगनवाड़ी टीचर सुशीला
जिनकी उम्र 50 साल थी, उनकी तबीयत खराब हुई, जिन्होंने 23 जनवरी को मंचिरियाल जिले के कासीपेट में कोरोना का टीका लिया था। इसी दौरान सुशीला के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि वैक्सीन लेने के बाद ही सुशीला की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे मंचिरियाल के हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था, जहां तबीयत में बेहतरी न होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए गुज़िश्ता रात हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो इलाज के दौरान आज फौत हो गई। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने खानगी दवाखानों की इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज के लिए रुजू होने वाले मरीजों को वापस ना करें और उनका इलाज करें। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। वजीर सेहत ने कहा कि इलाज की सहूलत साल के 365 दिन फराहम की जानी चाहिए। इसके लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतों को बजट में इजाफा करने की ज़रूरत है। रियासत में अब तक 8 लाख टीके पहुंच गए हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को टीका दिया जा रहा है। उन्होंने आज जनगांव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चौथी सालाना रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर डॉक्टरों से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि डॉक्टरों का एहसास है कि कोई भी शख्स जो कोर्स में तालीम हासिल करता है वो उसी पेशे से वाबस्ता होना चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स मिक्सोपैथी से इनकार कर रहे हैं, जिसका हुकूमत तफसीली जायजा लेने के बाद क़तई फैसला करेगी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने आज सिलसिला की जिला परिषद स्कूल की तज़यीन शुदा इमारत की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो इसी तर्ज के सरकारी स्कूलों के ख्वाह हैं। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने जिला संगारेड्डी के पोलोकल मंडल में कोंगलुरु गांव को गोद देने रियासती कमर्शियल टैक्स महकमे के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इनकम टैक्स और IRS हुक्काम ने इतवार के रोज वजीर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि जो अफसरान मुस्तकिल तौर पर अपने फ़राइज़ में मसरूफ़ रहते हैं, उन्होंने गोंगलुरु को एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर अपनाया और लोगों के लिए काम करने को अपना मकसद बनाया। वजीर ने रियासत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाह बहबूद और तरक्याती प्रोग्राम के बारे में उन्हें आगाह किया। इसके अलावा उन्हें कर्ज माफ़ी, किसानों की इंश्योरेंस और मार्केटिंग की सहूलियात की तश्कील के बारे में हुकूमत की तरफ से किए गए प्रोग्रामों, मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया मंसूबे के नुक्ते नज़र की तफसीलात से भी वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें मुल्क के लिए मिसाली हैं। इस मौके पर अहदेदारों ने जिले सिद्दीपेट की तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया। What is the government mentioned them. section? From tomorrow onwards, we have to start the classes. Classes. Then say when should children join the hostel? If they have to attend class at 9:45, when they should come? By today night only. By today By night today night. Or early tomorrow morning. Where is they your will preparedness? If it is early tomorrow morning, you have to cook breakfast. What are the arrangements for breakfast? It shows clear negligence. మీరు ఎవరు రారనుకున్నారమ్మా? లేదు సార్, వస్తారనుకున్నాం కానీ మేడం వీ థాట్ దట్ మేడం ఉంటారేమో అనుకున్నాం సార్. నేను మేడం ఉండకపోతే వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటే కేర్ టేకర్ ఉండాలి, కేర్ టేకర్ ఉండకపోతే అసిస్టెంట్ కేర్ టేకర్ ఉండాలి. నోబడీ ఈజ్ హియర్. అవుట్ ఆఫ్ 4 people, no one is here. caretaker also she had exam sir, Friday, Saturday. Yesterday was exam, not today. Yes sir. It is just an excuse. Okay, sir. You have to give explanation. What is the government mentioned section? them. तेलंगाना स्टेट शूटिंग बॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अंडर 17 और अंडर 19 रियासती सतह के खेलों की अख्तामी तकारीब में वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकरों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए फातिहीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर एरवली दयाकरों ने कहा कि उन्हें खेलकूद से काफ़ी दिलचस्पी थी और वो कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और तैराकी में हिस्सा लिया करते थे। चाहे जो भी मुकाबला हो उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने नौजवानों को खेलों में दिलचस्पी लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को अच्छी तरगीब दे रही है। रियासती वजीर बराए कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद जिले के गोंडारती देहात में मकामी कोडिया आलैया की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने एलैया की रिहाइशगाह पहुंचकर कुंबे के अफराद से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बाद में उन्होंने गांव के तरक्याती कामों से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया।
वजीर के हमरा जेडपी चेयरमैन प्रसन्न कुमारी, मकामी जेडपीटीसी बंडी वेंकट रेड्डी और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने हैदराबाद के कोठी इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा की आयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर से सीपीआई रहनुमा की सेहत के बारे में बातचीत की और बेहतर इलाज का मशवरा दिया। राजा पार्टी के इजलास के लिए यहां पहुंचे थे, ताहम अचानक अलील होने पर उनको शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी शुगर की सतह अचानक कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक अलील हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इतवार को बा-इत्तेफाक आरा एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी शोबे के इदारों की निजीकारी और कौमी असासे-जात की फरोख्त रोक दे। यह करारदाद सीपीआई नेशनल काउंसिल के रुकन CH वेंकटचलम ने हैदराबाद में जारी 3 रोज़ा इजलास के दौरान पेश की और कहा कि पंडित नेहरू के दौर में 1954 में सनती पॉलिसी की करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके तहत ऐसा माशी निज़ाम बनाया गया था जिसमें बाज़ सनतें हुकूमत की तहवील में दी गई थी और बकिया को प्राइवेट शोबे के तहत दिया गया। अवामी शोबा जो टैक्स दहंदगान की रकम की मदद से बनाया गया था, उससे मईशत के इस्तेहकाम और माशी तरक्की में काफ़ी मदद मिली। गुज़िश्ता 6 दहाइयों के दौरान अवामी शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी बन गया, जिससे पैदावार तरक्की के साथ साथ रोज़गार की पैदावार भी हुई। अवामी शोबे ने मुल्क में मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में काफ़ी मदद की। मालियाती ढांचा, जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस का शोबा भी शामिल है, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनियों को कौमियाने से अवामी बहबूद के लिए अवाम की बचत के तहफ़्फ़ुज़ इजाफे के लिए नई राहें हमवार हुई। अवामी शोबे के मुस्बित रोल के बरक्स मौजूदा हुकूमत निजीकारी की जारिहाना पॉलिसी पर अमल कर रही है। अवामी शोबे के इदारों को मुंतखब निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि दिफा, तेल, कोयला, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट्स वगैरह सरमाया निकासी और निजीकारी के हुकूमत के राडार में आ गए हैं। ఈ 18 పార్టీల బాయ్కాట్లో మన తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాయ్కాట్ చేయాలి. ఇక్కడేమో రోజు నేను జైల్లో పెట్టాను బీజేపీ అంటే నీ సంగతి తెలిసిన వీళ్ళు అంటున్నారా? అంటే కేసీఆర్ ఎంత ముక్కు తిప్పుకున్నా మీసం తిప్పుకున్నా బీజేపీకి భయపడే ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన బాయ్కాట్ కలలేదు. ఇంత పిరిగా ఇది రైతులు జరిగేటువంటి ఉద్యమానికి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్రోహం చేస్తారు. రైతు ఉద్యమానికి సంబంధించి మా పార్టీ వారికి జేజేలు అర్పిస్తున్నది. 2 నెలలకు పైగా చలిలో వారు వీరోచితమైన పోరాటం చేశారు. ఈ పోరాటాన్ని నీరుగార్చడానికి చాలా నీచమైన కుట్ర చేశారు. రైతులు డిమాండ్ చేసినట్టుగా 3 వ్యవసాయ చట్టాలను, దాంతో పాటు విద్యుత్ చట్టాన్ని ఈ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించడమే ఏకైక మార్గం అని చెప్పి हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हर हफ्ते की शब यह मुहिम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जाती है। बंजारा हिल्स इलाके में कल शब चलाई गई इस मुहिम के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 18 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। जब्तशुदा गाड़ियों में 9 बाइक्स, 9 कारें शामिल हैं। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 48 मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक शख्स ने बीवी का कत्ल करने के बाद खुदकशी कर ली। यह वाकया बुदारा मंडल में आज सुबह रौनुमा हुआ। शामिया नामी शख्स ने लाठी से पिटाई करके अपनी बीवी 50 साला रामुलम्मा का कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद भी कीड़ा मार दवा पी ली। फौरी तौर पर इंतहाई इक़दाम की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस छानबीन कर रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर कोहर छाई रहेगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अकल तरीन दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद और 20.2 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के आरोग्यवरम में अकल तरीन दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।